Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में भी हम लोग एज यूजुअल डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 2 दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। और हो सकता है जो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो आपको आपके अपकमिंग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं तो हमारी वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो वीडियो को करें लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ताकि, और वन मोर थिंग दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बेल आइकन को कर दें प्रेस ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करेंगे सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलरेडी हम इसका 2 पार्ट्स इसके कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से इसके प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 1 के यूनिट 1 के भी हमने कुछ सेशंस किए हुए हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे अपने इस पार्ट में। सो मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15 एंड हियर इट इज। सो this question says that in which of the following is the reporting format formally prescribed। अब वहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से आपको जो ये डॉक्टरल लेवल थीसिस, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ रिसर्चर्स, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार एंड सिम्पोजिया, तो ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं इनमें आपसे पूछा है कि कौन है ऐसा जो कि रिपोर्टिंग फॉर्मेट है जिसको फॉर्मली प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो फॉर्मली अगर प्रेस्क्राइब किया जाता है, बहुत इजी वे में बताऊंगी, अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको एकदम आपके माइंड में स्टक कर जाएगा। कैसे स्टक करेगा? तो देखिए बेटा, मैं आपको जनरल लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ। प्रेस्क्राइब्ड से आप एक वर्ड बनाएंगे दैट इज प्रिस्क्रिप्शन। क्या बनाएंगे? प्रिस्क्रिप्शन। तो मुझे बताइए कि आपको प्रिस्क्रिप्शन कौन देता है? आपको प्रिस्क्रिप्शन किससे मिलता है? तो जब भैया आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, तो वही डॉक्टर आपको क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना है, आपको ये चीज़ें खानी नहीं खानी, आपको ये वाली मेडिसिन इस टाइम पे लेनी है, इस टाइम पे लेनी है। दैट इज कॉल्ड द प्रिस्क्रिप्शन। एंड प्रिस्क्रिप्शन कौन देता है? डॉक्टर। तो ऐसे कनेक्ट करेंगे और करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। बिल्कुल, जो हमारा इनमें से जो ऑप्शन है जो कि हमारा फॉर्मेट फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड होता है वो होता है आपका डॉक्टरल लेवल थीसिस। डॉक्टरल लेवल थीसिस यहाँ पर डॉक्टर से कंसीडर नहीं होते, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हमें प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर डॉक्टरल लेवल थीसिस होगा। बट यहाँ पर जो ये डॉक्टरल का मतलब है ये है आपका पीएचडी, ठीक है, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट। तो वही है कि आप जब पीएचडी में जो थीसिस बनाते हैं उस टाइम पे जो आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसमें रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित है? तो किसमें है? डॉक्टरेट स्तर की जो थीसिस हम लिखते हैं जब आप पीएचडी कर रहे होते हो, तब जब आप अपना थीसिस तैयार कर रहे होते हो उस टाइम पर जो आपका रिपोर्टिंग प्रारूप होता है वो औपचारिक रूप से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। कौन सा रिसर्च इनमें से पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव को एनकरेज करता है? देखिए, पार्टिसिपेंट्स हमने पहले भी बताया, यानी यहाँ पर क्या हो रहा होगा? आपका पार्टिसिपेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? पार्टिसिपेशन हो रहा होगा। तो पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या एथनोग्राफिक मेथड में होगा, क्या हिस्टोरिकल मेथड में होगा, क्या एग्जीक्यूटिव मेथड में होगा, क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड में होगा? तो
हिस्टोरिकल मेथड भी आप खुद से करते हो, एग्जीक्यूटिव मेथड में भी आपको पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती है, एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड भी आप अपने एक्सपेरिमेंट्स खुद से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज एथनोग्राफिक मेथड इस यहाँ पर ये पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव को एनकरेज करता है। हिंदी में देखेंगे, किस प्रकार का शोध प्रतिभागियों के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, तो प्रतिभागियों के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने वाला जो हमारा शोध है वो है नृवंश विज्ञान पद्धति। क्या है? नृवंश विज्ञान पद्धति। इसको नृजातीय विज्ञान पद्धति भी कहते हैं, ठीक है, या नृजातीय पद्धति भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम नृजातीय है हिंदी में, इंग्लिश में तो वही चलेगा एथनोग्राफिक, बट हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो। अगर आपको नृवंश विज्ञान दिख रहा है या फिर नृजातीय दिख रहा है, दोनों ही वर्ड्स सेम है। Hypothesis testing, which results in either affirmation or disaffirmation, is the explicit concern in which method of research. देखिए, जो हाइपोथेसिस आप टेस्ट करते हो, जिस परिकल्पना का आप जो परीक्षण करते हो, वो या तो आपके अफर्मेशन में रिजल्ट करता है या फिर डिसअफर्मेशन में रिजल्ट करता है, और जो दोनों में ही रिजल्ट करता है वो एक क्या है, एक एक्सप्लिसिट कंसर्न है किस रिसर्च मेथड में, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया है, पहला है डिस्क्रिप्टिव मेथड, क्या डिस्क्रिप्टिव मेथड में है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में है, या फिर यहाँ पे मेथड्स क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए मैं एक बार फिर से ठीक से डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, या फिर एग्जीजेटिकल मेथड। तो यहाँ पर आपको ये 5 मेथड्स दिए हैं और आपसे पूछा है कि जो आपका परिकल्पना परीक्षण है वो किस में रिजल्ट करेगा, वो किस मेथड में एक्सप्लिसिट कंसर्न शो करेगा। तो एक्सप्लिसिट कंसर्न शो करेगा, देखिए अब यहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो एक्स, ठीक है, एक्सप्लिसिट एक्स मी। अब यहाँ पर आप कहोगे कि हमें तो यहाँ 3 जगह एक्स दिख रहा है, इधर भी एक्स दिख रहा है, इधर भी एक्स दिख रहा है, इधर भी एक्स दिख रहा है ना, और क्वेश्चन में भी एक्स दिख रहा है। यहाँ एक्स से ये तो मान लीजिए कि आपका जो ऑप्शन जाएगा वो एक्स वाले के साथ ही जाएगा, ना तो डिस्क्रिप्टिव होगा ना हिस्टोरिकल होगा। अब इन 3 में से कौन से 2 होंगे, तो भैया एक्स वाले ही होंगे। अब कौन कौन से 2 होंगे उनको हमें यहाँ पर देखना है। तो अब उनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, आप बताइए, जब आप अपना स्कूल में जो आपके रजिस्टर होता था उसमें आपके जो रोल नंबर्स होते थे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते थे, है ना। तो जब वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते थे तो क्या देखा जाता था कि अगर फर्स्ट वर्ड भी सेम है तो फिर सेकंड वर्ड देखा जाता था, सेकंड वर्ड भी सेम है तो फिर थर्ड वर्ड देखा जाता था, है ना। तो वही अब हमें यहाँ पर भी करना है। फर्स्ट वर्ड हमारा तीनों में सेम है, ठीक है, दूसरा वर्ड भी हमारा तीनों में सेम है, लेकिन ये जो P है ये हमारा सिर्फ इन दोनों में सेम है और इसमें अलग है। तो हम यहीं से आंसर पकड़ लेंगे कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है जो कि रिजल्ट करती है या तो अफर्मेशन या डिसअफर्मेशन में, तो वो एक एक्सप्लिसिट कंसर्न माना जाता है हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड में। सो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे जब कोड चूज करना है सो इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक बार देखिए कि कोड से भी हम पहचान सकते थे कि तीनों एक्स एक्स वाले दिए हैं। देखिए ए एंड बी दिया है, तो यहाँ पर भी हम नहीं कि हमें दोनों एक्स लेना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर बी एंड सी दिया था, ये तो हमने ले ही लिया। फिर सी एंड डी दिया था, तो सी एंड डी में भी सिर्फ एक एक्स और दूसरा आ रहा है, और डी एंड ई था उसमें भी अलग आ रहा है। तो मतलब सिर्फ अगर हमें पता एक्सप्लिसिट से हम पता लगा रहे थे कि हमें आंसर भी एक्स वाले ही लेने हैं, तो वो हमें ऑप्शन से ही पता चल जाता कि बी एंड सी ही होगा। परिकल्पना परीक्षण जिसके परिणाम स्वरूप या तो पुष्टि या अपुष्टि होती है, तो अनुसंधान के किस तरीके में स्पष्ट चिंता का विषय है। तो किस में है ये एक तो आपके प्रयोगात्मक विधि में। देखिए इंग्लिश वालों को इसीलिए बहुत फायदा रहता है। आप लोग हिंदी तो करते हैं, बट हिंदी में ना वर्ड्स जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस में ही देखा, इंग्लिश में आप सिर्फ एथनोग्राफी एक बार ही पढ़ोगे, लेकिन हिंदी में अगर आपको नहीं पता कि नरवंश विज्ञान है नरजातीय एक ही है, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। सेम यहाँ पर इंग्लिश में आपने EXP से आंसर निकाल लिया कि EXP वाला ही आएगा, तो समझ लिया, लेकिन आप यहाँ नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको याद ही करना पड़ेगा कि भैया प्रयोगात्मक विधि और पूर्व कार्योत्तर विधि, ठीक है। सो बी एंड सी, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। And this question says that which of the following research type focuses on ameliorating the prevailing situation? prevailing situation को एमरिलेट करने के लिए कौन सा रिसर्च टाइप फोकस करता है? तो फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हम आपको काफ़ी बार समझा चुके हैं कि एक्शन रिसर्च यहाँ पर बात आ रही है जब आप वर्तमान कंडीशंस की बात करते हैं, अभी जो सिचुएशन है उसके साथ आपको डील करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्शन रिसर्च का। अगर आपको कोई काम करना है अभी तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे एक्शन का। मैं आपसे बोलूँ, आप लोग बिल्कुल मान लीजिए स्टेशनरी बैठे हुए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैंने आपसे बोला कि टेक आउट योर पेन एंड बुक, तो अब आपने जैसे ही मैंने बोला टेक आउट योर पेन एंड बुक, अपना पेन और बुक लेकर आइए, तो अब आप अपना पेन वीडियो को पॉज करा और पेन और बुक लेने चले गए। आपने तुरंत किया इमीडिएटली आपने एक्शन किया। सो वही है कि जब आपकी प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है उसको एमरिलेट करने के लिए जो रिसर्च फॉलो करती है दैट इज एक्शन रिसर्च। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा स्थिति को सुधारने पर केंद्रित होता है? तो मौजूदा स्थिति को सुधारने में केंद्रित होता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान। जैसे कि आप बिना पेन और कॉपी के बैठ गए थे, बट मैंने कहा नहीं भैया आपको लिखना भी जरूरी है, आपने गलती कर दी बट उसको सुधार लीजिए, तो आपने तुरंत कॉपी पेन लेने चले गए, दैट इज क्रियात्मक अनुसंधान। क्लियर? Moving towards our next question, a researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. तो which method of research would be appropriate for this? एक रिसर्चर है, वो अटैम्प्ट करता है इवेल्यूएट करने के लिए मेथड इफ़ेक्ट ऑफ मेथड फीडिंग के मेथड्स को और एंजाइटी के मेथड्स के प्रभाव को जो कि प्रोननेस होते हैं चिल्ड्रन में। तो कौन सा रिसर्च मेथड यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा? तो केस स्टडी मेथड होगा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होगा या सर्वे मेथड होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें इवेल्यूएट करना है प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी और प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या है, देखिए एंजाइटी तो आपको पहले हो गई होगी, ठीक है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से हमें वर्क करना है, कैसे स्टूडेंट जो हैं वो इसके प्रोन होते जा रहे हैं, इसके एडिक्टेड हो, एंजाइटी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो एंजाइटी के लिए एडिक्टेड हो जाने लगा, हर छोटी छोटी बात का वो स्ट्रेस लेने लगे अपनी लाइफ पे। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कोई यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कौन सा मेथड यूज हो रहा है? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, पूर्व कार्योत्तर विधि। हिंदी में देखेंगे, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता प्रवणता पर भोजन की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। तो इसके लिए शोध की कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाएगी? तो यही पूर्व व्यापी विधि, जिसको हम पूर्व कार्योत्तर विधि के नाम से भी जानते हैं। नाउ last but not the least, last question for our session, in which of the following arrangements a wider spectrum of ideas and issues may be made possible? यहाँ पर आपको दिया है रिसर्च आर्टिकल, वर्कशॉप मोड, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम। इन चारों ही में जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, उसका एक व्यापक, आप कह सकते हो उसको एक व्यापक रूप से दर्शाने में कौन सी चीज़ जो है वो हमारा ज़्यादा अपना योगदान देती, ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, या कौन पॉसिबल कर सकता है वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज़ और इश्यूज़ का अरेंजमेंट करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो देखिए, जब आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे होते हो तो रिसर्च आर्टिकल में आप क्या करते हो? तो रिसर्च आर्टिकल में आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ और इश्यूज़ को यहाँ पर आप नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि आप रिसर्च पेपर भी एक लिमिटेड उसमें लिखते हैं और वहाँ पर आप जो है जनरल लाइफ से कनेक्ट करके एग्जांपल्स नहीं दे सकते, वहाँ आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। रिसर्च आर्टिकल्स में आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हर बात को नहीं दे सकते, हर बात को आप यहाँ पर समझा नहीं सकते रियल लाइफ से कनेक्ट करके। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट जो है वो आंसर करना है, मतलब टू द पॉइंट आपको डेटा यहाँ पर देना होता है, ठीक है। यहाँ पर आइडियाज़ और इश्यूज का वाइड स्पेक्ट्रम हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका डेटा का स्पेक्ट्रम रहता है, ठीक है। वर्कशॉप मोड, तो वर्कशॉप मोड में भी सेम थिंग है, वही कि आपको जो सिखाया जा रहा है आप वो कर रहे हो, तो आप करके सीख रहे हो कुछ, आपके खुद के आइडियाज़ यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहे हैं। सिंपोजियम,
सिम्पोजियम में भी वही है, लेकिन जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज़ कॉन्फ्रेंस, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्फ्रेंस में कोई अपना पेपर आप डिस्कस कर रहे हो तो भैया उस पेपर को आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को बताओगे, आप उसके एडवांटेजेस, आप उसके डिसएडवांटेजेस बताओगे, आप उसको समझाने के लिए जितना हो सकेगा उतना प्रयास करोगे, जितना हो सकेगा उतना एग्जाम्पल्स दोगे कि जो आपके ऑडियंस है, जो आप अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, जो आपके ऑडियंस है वो आपकी कही हर बात को समझ सकें, आप उसको एक बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित करते हो। वहाँ पर आप टू मैनी आइडियाज़ का यूज़ करते हो, अलग अलग आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं। कभी तो कुछ आइडियाज़ आप पहले से डिसाइड होते हो कि आपको इस तरह से बताना है, बट कुछ आइडियाज़ आपको ऑन द स्पॉट आते हैं जब आप अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हो तब। मैं भी जब आपको यहाँ पर लेक्चर्स बता रही होती हूँ तो कुछ चीज़ें तो मेरी प्री डिसाइडेड होती है कि हाँ मुझे ये बोलना, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ऑन द स्पॉट ही समझ में आती है। जैसे कि अभी हमने वो एक्सप्लिसिट वाला देखा तो वो मुझे एकदम से दिखाई दिया कि अरे हाँ इसमें भी EXP है और आंसर्स में भी EXP आ रहा है, तो मैंने आपको वहाँ पर आइडिया दिया। और वो जो डॉक्टर वाला प्रिस्क्रिप्शन वाला जो आया था वो भी मुझे ऑन द स्पॉट ही आया। तो कुछ चीज़ें हमारी कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि जो हमें ऑन द स्पॉट आते हैं, और वो कब आते हैं जब आप कॉन्फ्रेंस में अपना कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हो। सो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। हिंदी में भी देख लेंगे सेम क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? शोध आलेख को, वर्कशॉप मोड को, सम्मेलन को या संगोष्ठी को? तो बिल्कुल ना अदर देन सम्मेलन, दैट इज कॉन्फ्रेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन और आपके लिए कुछ और बेस्ट करने का करता है मन। तो वीडियो को लाइक करें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे UGC नेट एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं बट उन्हें लग रहा है कि उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा किस तरह से स्टार्ट करें, PYQs के लिए इधर उधर लगिएगा, क्या आपके पास है, क्या आपके पास है। तो देखिए जब आप PYQs को जस्ट रिटन में देखेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आप यहाँ पर ओरली अगर सुनते हैं, कोई आपको समझा रहा है तो ये वाले PYQs ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को शेयर भी कर दें एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।